स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सेकंड चैप्टर का सभी टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन जो लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो मूल बातें जो है वो क्या है इस चैप्टर में। और मूल बातें जो हैं उसमें हमें अभिलेखों के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी कि अभिलेख जो है वो किस तरीके के अभिलेख थे, कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए थे, कौन कौन सी भाषाएँ थी उसमें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इससे पता लगेगा। इससे पहला वाला जो टॉपिक हमारा था वो कोइंस के बारे में, सिक्कों के बारे में था कि किस तरीके से अलग अलग राजाओं ने, जैसे मौर्य वंश के राजाओं ने, इंडो ग्रीक राजाओं ने जिन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है, कुषाण राजाओं ने, गुप्त राजाओं ने, योद्धई शासकों ने, किस तरीके से रोमन सिक्के भारत में मिले, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और वो सिक्के किस तरीके के होते थे, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, कैसे वो छाप कर बनाए जाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। अब जो हमारा ये टॉपिक है उसमें ये था कि अभिलेख जो है, अर्थात अभिलेखों का मतलब आप जानते हैं कि अभिलेख किस तरीके के होते थे, अभिलेख को कैसे तैयार किए जाते थे, कैसे पत्थरों पर और स्तंभों पर लिखा जाता था, कौन कौन सी लिपियाँ प्रयोग में लाई जाती थी, उन सारी चीज़ों का भी आप ने पढ़ा है कि किस तरीके से ब्राह्मी, ख्रोस्टी, अरेमाइक, यूनानी, ये 4 लिपियाँ प्रयोग में लाई गई थी उस समय मौर्य वंश के दौरान, जिसमें अशोक ने अपनी 2 लिपियाँ, जिसमें एक ब्राह्मी और ख्रोस्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाए। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से खोज की, इन अभिलेखों की, इनकी लिपियों का पता लगाया गया। और देखिए एक जो है चित्र 2.11 दे रखा है, उसमें किस तरीके से देवनागरी और ब्राह्मी लिपि दोनों में जो अक्षर है उनका एक तरीके से मिलाप किया गया कि देखो कै चै डै दै मैं रै, इस तरीके से लिखा जाता था देवनागरी लिपि में, और किस तरीके से उस समय की ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। तुलना करके आसानी से समझने में आसान रहा ये। और देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे अभिलेख जो है उसका चित्र किस तरीके से पत्थर पर लिखा जाता था। यहाँ हम देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि जो है, उस ब्राह्मी लिपि जो है उसका अध्ययन किया गया किस तरीके से, यहाँ के पंडितों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने, यूरोपीय विद्वानों ने किस तरीके से सीखने में बड़ी रुचि दिखाई। आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियाँ जो है का अध्ययन शुरू किया उन्होंने, और कई अक्षरों को पुराने अक्षरों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की गई, किस तरीके से देवनागरी और ब्राह्मी लिपि का मेल मिलाप किया गया, उनके साथ मैच किया गया। तो ये पहले शुरुआत में तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत और पाली, जिसमें महावीर और महात्मा बुद्ध ने भी प्राकृत और पाली, मतलब जो सामान्य लोग समझ सकते थे जिन भाषाओं को, जिस जगह के लोग हैं वहाँ उस तरीके की भाषा बोली जाती थी, उसे प्राकृत और पाली भाषा कहा जाता था। मतलब आज की जैसे नहीं है कि मान लो अमेरिका में जाएंगे तो हम अंग्रेजी भाषा एक ही भाषा है सब जगह, वहाँ प्राकृत और पाली का मतलब कि जो सामान्य जहाँ पे लोग रह रहे हैं, मान लो गुजरात में, सौराष्ट्र में रह रहे हैं, अरुणाचल में लोग रह रहे हैं, वहाँ जिस तरीके से जैसे लोग बोलते थे उसको हम प्राकृत और पाली भाषा, अर्थात साधारण तरीके से, और साधारण लोग उस भाषा को आसानी से समझ सकते थे, अर्थात जो भाषा वो बोलते थे उसे प्राकृत और पाली कहा गया। कोई इस तरीके की एक भाषा नहीं थी कि भाई संस्कृति सभी लोग बोलते थे या और कोई अन्य भाषा बोलते थे। तो प्राकृत और पाली भाषा का प्रचलन था उस समय। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद ये कोशिश की गई जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कि उसने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया और 1838 में इसका अर्थ निकाला। ख्रोस्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ख्रोस्टी लिपि का देखो मैच किया गया वो यूनानी भाषा के साथ या यूनानी लिपि के साथ, और यूनानी भाषा को पढ़ने वाले विद्वानों ने आसानी से इसका अर्थ निकाल लिया गया, क्योंकि कई जगह इस तरीके के अभिलेख मिले जिनमें यूनानी भाषा में और ख्रोस्ट लिपि में, यूनानी लिपि में और ख्रोस्ट लिपि में, दोनों में एक साथ लिखा गया वहाँ पे। तो वो सेम चीज़ को ही यूनानी में भी और उसमें भी, तो आसानी से उस समझ में आ गई उनके कि भाई ये ख्रोस्टी लिपि है, और यूनानी जो लिपि है उसमें जो लिखा है वैसे, जैसे अपोलोडोट्स, अपोलोडोट्स का नाम जो है दोनों लिपियों में, मान लो एक प्रतीक मान लीजिए, एक संकेत मान लीजिए, जैसे ए प्रयोग किया गया तो दोनों में एक समान, एक जैसा यूज किया गया, तो इससे पता लग गया आसानी से। प्रिंसेप ने ख्रोस्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए आसानी से लंबे अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। और आप जानते हैं कि हिंद यूनानी राजाओं ने कई तरीके के सिक्के
पर भी लिखावट लिखी गई, क्योंकि वही ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने सिक्के जो जारी किए थे उनमें अपना नाम और अपनी प्रतिमा अर्थात अपना फोटो भी रहता था। तो ये खरोष्टी लिपि का पता कैसे लगाया गया, अर्थात हिंद यूनानी राजाओं ने यूनानी और खरोष्टी में अपने अभिलेख, अपने सिक्कों पर इन दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया और यूरोपीय विद्वानों ने आसानी से इसको पढ़ लिया गया। तो खरोष्टी लिपि का ऐसे पता लगा। और अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अब देखिए ऐतिहासिक हमें क्या इस तरीके के हिस्टोरिकल एविडेंसेज मिलते हैं। अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये पता लगता है स्रोत 10 और स्रोत 11 में कि अभिलेख शास्त्रियों ने अर्थात एपिग्राफिस्ट ने किस तरीके से पता लगाया। देखिए कई अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं लिखा गया, वहाँ पे लिखा गया देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। वैसे इसका सही मायने में हिंदी में देव नाम प्रिय, लेकिन ये प्राकृत और पाली भाषा उस समय चलती थी। तो प्रियदर्शी अर्थात देखने में सुंदर, देवनाम प्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय। तो इस तरीके के टाइटल्स, इस तरीके की उपाधियाँ लिखी हुई मिलती है। हालांकि देखो अशोक का नाम कई अभिलेखों में जैसे गुर्जरा मास की, जैसे झांसी में गुर्जरा अभिलेख है तो उसमें इनमें अशोक का नाम अशोक, अशोकावर्धन इस तरीके के नाम मिलते हैं, लेकिन कई अभिलेखों में उनकी उपाधियाँ ही मिलती है। तो इससे हमें अशोक के बारे में ये पता लगता है कि अशोक के ही एक तरीके से उपाधियाँ थी और इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है। अशोक जो है उसने उस समय देखिए कोई रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी। अशोक से पहले के उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करते तो क्या आपको लगता है कि अशोक का ये वक्तव्य सही है क्या? क्योंकि अशोक ने ये कहा था कि मेरे से पहले किसी भी राजा ने, किसी भी शासक ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। तो ये हम भी देखते हैं कि उससे पहले किसी भी तरीके का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि अभिलेख किसी राजा ने प्रयोग में लाए थे। तो इसलिए ये बड़ा मतलब एक कठिन विषय जिसके बारे में शोध भी चल रहा है और इसके बारे में अब तक तो यही पता है कि किसी ने भी इस तरीके की तैयारी या इस तरीके से कोई अभिलेख नहीं लिखवाया भारतीय इतिहास में कि अशोक से पहले अशोक ऐसा राजा था जिसने पहली बार अभिलेख लिखवाए थे। देखिए आप कई अभिलेखों में देखा जाता है कि ब्रैकेट में भी शब्द लिखे रहते हैं उनका मीनिंग समझने के लिए, उनका अर्थ समझने के लिए, क्योंकि कई बार एपिग्राफिस्ट या इतिहासकार गलती ना कर दे समझने में, तो इस तरीके से कई ब्रैकेट लगा के भी शब्दों का विवरण लिखा जाता है। इतिहासकारों को ये भी परीक्षण करने पड़ते हैं कि यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या आने जाने वाले लोग उनको पढ़ते थे, और पढ़ते थे तो इसका मतलब साक्षरता थी उस समय या नहीं थी, ये भी बड़ा विषय है। इस पर भी शोध करना पड़ता है, इतिहासकारों को कर रहे हैं इस पर। इसके अलावा राजा के आदेश का पालन किया जाता था सभी के द्वारा या नहीं किया जाता था, इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। सोर्स 10 में देखिए आप, या फिर मैं अंत में बताता हूँ आपको। इन समस्याओं के प्रमाण हमें देखिए अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। अशोक की वेदना भी किस तरीके से प्रतिबिंबित की जाती है, साथ ही इस युद्ध के प्रति उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है कि देखिए युद्ध के बाद वो किस तरीके से बदल जाते हैं। हम कई सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं इनके अभिलेखों से, इनकी लिपियों के बारे में पढ़ते हैं, राजा की मानसिकता के बारे में पढ़ते हैं, राजा के विचारों के बारे में पढ़ते हैं, राजा का हृदय परिवर्तन युद्ध के बाद कैसे हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं, राजा का जनता को क्या आदेश था, राजा किस तरीके से जनता का जन कल्याण कर रहा था। इन सारी बातों का पता हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाए बताओ? ऐसा कोई अभिलेख उड़ीसा में नहीं मिला जिसमें राजा ने कुछ उस युद्ध के बारे में लिखा हो, कलिंग के युद्ध के बारे में जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जहाँ पर 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ न कह सका? तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है इतिहासकारों को, क्योंकि जिस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं उनसे इस तरीके से पता लगता है कि राजा बड़ा व्यथित और बड़ा दुखी था उस युद्ध के बाद में। इसलिए तो अशोक ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया, उसके बाद में अहिंसा के मार्ग का पालन किया, बौद्ध धर्म का प्रसार किया और युद्ध न करने का प्रण भी लिया इन्होंने।
राजा के आदेश, स्रोत 10 में देखिए आप, राजन देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पति देवक। पति देवक कौन होते थे उस समय? अभिलेख शास्त्रियों ने पति वेदक, पति देवक नहीं, पति वेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया गया है, पत्रकार बताया गया है। और पति वेदक जो है उस समय के जर्नलिस्ट होते थे। और ये किस तरीके के दायित्व निभाते थे, इसमें राजा कहता है इस अभिलेख में, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक पति वेदक सदैव पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या फिर पाल के मुझे ले जाया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। अब आप देख लीजिए किस तरीके का समर्पण था जनता के प्रति उनका, किस तरीके के अनुशासन प्रिय थे, किस तरीके से उन्होंने ये बातें अपने अभिलेखों के माध्यम से लोगों को बताया। तो अशोक को इसलिए महान राजा भी कहा जाता है कि किस तरीके से जनता के प्रति समर्पित था, किस तरीके से जनता का कल्याण करना चाहता था। और पति वेदकों को इस तरीके का आदेश दिया गया था कि मैं कहीं भी हूँ, लेकिन जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। इस तरह के स्रोत 11 देखिए, राजा की वेदना। जब देवनाम प्रिय प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाम प्रिय दम के गहन अध्ययन, दम के स्नेह और दम के उपदेश में डूब गए हैं। यही देवनाम प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवनाम प्रिय के लिए बहुत वेदनादायक और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। ये एक तरीके से कलिंग के का जो नुकसान हुआ उसके लिए देवनाम प्रिय जो था अर्थात अशोक था, उसको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ था। मतलब एक आप पूरे विश्व के इतिहास में ये उठाकर देख लीजिए कि इस तरीके का कोई राजा नहीं होगा जो एक युद्ध होने के बाद इतने लाखों लोग मारे जाते हैं उसके बाद अपने आप को परिवर्तन कर लेता है। नहीं तो ऐसे ऐसे युद्ध है विश्व के इतिहास में जहाँ इससे भी ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन कलिंग का युद्ध एक महत्वपूर्ण है जिसने पूरे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जहाँ पर एक नई धर्म का प्रसार किया गया, एक नई तरीके के विचारों का आविर्भाव हुआ। जैसे हमने धम्म के बारे में पढ़ा कि धम्म जो है वो एक अलग तरीके की विचारधारा, एक अलग तरीके का विचारों का संग्रह था जिसका किस तरीके से प्रसार किया गया। बौद्ध धर्म भी इसके बाद काफ़ी फैला, क्योंकि ये अशोक जो है बौद्ध धर्म के विचारों से और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत अभिप्रेरित था, इसलिए उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलाया गया। लास्ट पॉइंट है वो अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब हम ये देखो कई जगह ये पॉइंट ऐसे इस तरीके के पॉइंट मिलेंगे, जैसे अबुल फजल की आईन अकबरी है, उसकी भी सीमाएं थी, उसमें भी कई सारे सीमाएं थी। अब यहाँ जो इसका मतलब ये होता है कि लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, अर्थात अभिलेखों की सीमाएं, कमियाँ क्या है अभिलेखों में। आज अगर जब इतिहासकार या पुरातत्वविद इनकी खोज करके इनको जब इनके बारे में जानना चाहते तो उनको समस्याएं क्या आती है, समस्याएं क्या तकनीकी समस्याएं होती है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है। इसमें देखिए अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, बिल्कुल बारीक तरीके से लिखे जाते हैं, तो कई बार समझ पाना पढ़ पाना मुश्किल होता है। कई अभिलेख नष्ट हो चुके हैं, कई अक्षर लुप्त हो चुके हैं, कई बार वास्तविक अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार ब्रैकेट में जो लिखे हुए शब्द हैं उनका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। और कई बार इस तरीके से देखा गया कि जब भी कई प्राकृतिक आपदा में इनमें नष्ट हो गए, कई अभिलेख है वो पूरी जो एक तरीके से कहा जाए हम की कहानी लिखी जाती है तो वो कई बार कम्प्लीटली नहीं मिल पाता है विवरण उसके बारे में। कई उससे जुड़े हुए मान लो एक घटना से जुड़े हुए 5 अभिलेख है, 2 समाप्त हो गए तो वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो, अर्थात कई वास्तविक बातें इन अभिलेखों में नहीं लिखी गई है। जैसे खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, गरीब लोगों के बारे में इनका कोई विवरण नहीं है। ओनली विशेषतः राजाओं के बारे में लिखा गया, राजा जो विचार करते थे, राजा जो विचार व्यक्त करते थे, जो भी कुछ करते थे वही लिखा गया है।
राजा ही इन्हें बनवाते थे, साधारण लोगों का कोई जिक्र नहीं इसमें नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे कमियां हैं इन अभिलेखों में जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई अभिलेख ही एक तरीके के पूर्णतया परिपूर्ण नहीं है अशोक के इतिहास को जानने के लिए। तो ये अभिलेखों की सीमाएं हैं। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अशोक के अभिलेखों की सीमाएं बताइए, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि कई सारे अभिलेख समाप्त हो गए हैं, कई सारे अभिलेख जो है उनमें लिखा हुआ जो अंश है उसका सही तरीके से अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ सही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, और फैंटी वर्ड्स मीन्स हल्के शब्द हैं जो दिखाई देने में या पढ़ पाना उनको बड़ा मुश्किल है, और उनमें राजाओं के बारे में लिखा गया है, सामान्य लोगों के बारे में नहीं लिखा गया, उनका दुख दर्द नहीं लिखा गया है, राजा इस समय बनवाते थे, साधारण लोग नहीं लिखवा सकते थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो इनकी कमियां हैं। तो हम इस पूरे दोनों पॉइंट में ये बात समझते हैं कि किस तरीके से लिपियों का प्रयोग किया गया और लिपियों को किस तरीके से पढ़ा गया, अंग्रेजों के क्या प्रयास थे इनको पढ़ने के लिए, जिसमें स्पेशली ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए किस तरीके से पंडितों की सहायता ली गई, किस तरीके से भारतीय लिपियों के साथ ब्राह्मी लिपि का, भारतीय लिपि ही थी ब्राह्मी भी, लेकिन उसका किस तरीके से और बंगाली और देवनागरी लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियों के साथ उनका मैच किया गया, और किस तरीके से ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा गया, कैसे इंडो और ग्रीक राजाओं ने ख्रोष्टी और यूनानी लिपि का प्रयोग जो किया उसको किस तरीके से दोनों की तुलना करके उसको पढ़ना आसान किया गया, और किस तरीके से अभिलेखों में साक्ष्य प्राप्त होते हैं अशोक से रिलेटेड, और अशोक जो है वो किस तरीके से पतिवेदकों को जो है आदेश देता है, और इसके अलावा राजा की वेदना के बारे में पता लगता है हमें, और अभिलेखों की सीमाओं के बारे में भी हमें पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अभिलेखों से मिलती है। कई देखिए इस तरीके से ये लिखा है कि ताम्रपत्र लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कर्नाटक से, तो इस तरीके के ताम्रपत्र लेख भी मिले हैं। और आप ये बात भी समझिए कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है कभी भी, कि अभिलेख ही एक पूर्णतया इतिहास अशोक का, ऐसा नहीं है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था इस चैप्टर में कि अशोक के अभिलेख जो है वही एक तरीके से जानकारी के एक स्रोत तो है अशोक के शासन के बारे में, लेकिन इसके अलावा जैसे मैगस्थनीज की इंडिका और चाणक्य का अर्थशास्त्र, उस समय की मूर्तियाँ, पुरातत्वविदों के द्वारा खोजी गई चीज़ें, और संस्कृत, बौद्ध, जैन साहित्य भी उनके बारे में जानकारी हमें देता है। इसके अलावा टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ें। कब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था, इनकॉर्नेशन कब हुआ था, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, और किस तरीके से महाजनपद अस्तित्व में आए थे, और मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था, अशोक का शासन कब रहा था, ये सारी बातें भी इसमें दे रखी है। इसके अलावा गुप्त वंश के बारे में दे रखी है। तो टाइम लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर इतिहास में आप अगर डेट भी अगर लिखते हैं, इन सन और वर्ष के बारे में अगर आप लिखते हैं जब भी पूछा जाए, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं इनसे रिलेटेड। धन्यवाद बच्चों।